हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण के विकारी शब्दों की श्रृंखला में एक और शब्द सीखेंगे जो है क्रिया, और साथ ही साथ उसके प्रकार को भी देखेंगे। क्रिया को समझने के लिए हमें घर पर जाना होगा और देखना होगा वहाँ क्या हो रहा है। सो लेट्स गो। घर में सभी अपने अपने काम में लगे हैं। माँ, दीदी, पिताजी, दादा दादी, कुत्ता, बिल्ली, सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। अब हम कुछ ऐसे वाक्य देखते हैं जिनसे ये पता चलेगा कि वे सभी क्या क्या काम कर रहे हैं। माँ बेटी को पढ़ा रही है, कुत्ता बैठा है, बिल्ली सोफे पर सो रही है, दादा दादी बातें कर रहे हैं, दीदी खा रही है, टीवी में बंदर नाच रहा है, पिताजी बाहर जा रहे हैं। इन वाक्यों में पढ़ा रही है, बैठा है, सो रही है, कर रहे हैं, खा रही है, नाच रहा है और जा रहा है। इनके कारण ये वाक्य पूरे होते हैं। यदि ये वाक्य में ना हो तो वाक्य अधूरे रह जाते हैं। इन शब्दों के कारण ही पता चलता है कि कौन क्या काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। इसी के आधार पर अब क्रिया की परिभाषा देखते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, या जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, रोना आदि। क्रिया को जानने के बाद अब उसके प्रकार को देखेंगे। क्रिया के प्रकार को अच्छी तरह से जानने के लिए पहले हमें कर्ता और कर्म को जानना अति आवश्यक है। कर्ता वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्म वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण एक देख लेते हैं। जैसे धोबी कपड़े धोता है। इस वाक्य में धोबी करता है, यानी वह कार्य कर रहा है, और धोने की क्रिया कपड़े पर हो रही है, अर्थात कपड़ा जो है वह कर्म है। इससे स्पष्ट होता है कि जो काम करने वाला है उसे कर्ता कहते हैं, और जिस काम को वह कर रहा है उसका फल जिस संज्ञा पर पड़ रहा है वह कर्म है। इसको अच्छी तरह से समझने के बाद अब हम क्रिया के प्रकार को देखेंगे। वाक्य में कर्म की स्थिति के आधार पर क्रिया के भेद। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा: जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है। इसमें पढ़ना जो क्रिया का फल है वह सीधे राम पर पड़ रहा है, अर्थात यह अकर्मक क्रिया है। सोहन गाता है। गाने की क्रिया जो है वह सोहन कर रहा है, अर्थात गाने का फल सीधा सोहन पर पड़ रहा है, अर्थात यह अकर्मक क्रिया है। सीता सोती है। सोने का फल सीधे सीता के ऊपर पड़ रहा है, अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है। तो ये सारे वाक्य अकर्मक क्रिया के हैं। सकर्मक क्रिया की परिभाषा: जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिकारी हिरण को मारता है।
इस वाक्य में मारने की क्रिया का फल सीधे हिरण पर पड़ रहा है, अर्थात कर्म पर पड़ रहा है। इसमें काम करने वाला कर्ता जो है वह शिकारी है और जिस पर मरने की क्रिया पूरी हो रही है वह हिरण है, अर्थात हिरण कर्म है। तो यह सकर्मक क्रिया है। विवेक पुस्तक पढ़ता है। पढ़ने के व्यापार का फल सीधा पुस्तक पर पड़ रहा है, अर्थात यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के भेद। पहला है एक कर्मक, वह क्रिया जिनका केवल एक कर्म हो, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह अखबार पढ़ता है। पढ़ता है क्रिया में एक ही कर्म है, अखबार। राम पानी पीता है, इसमें एक कर्म है, पानी। माँ बाजार जाती है। जाती है यह एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कवि ने श्रोता को कविता सुनाई। माँ बच्चे को पुस्तक पढ़ाती है। गुरुजी छात्रों को संस्कृत पढ़ाते हैं। इसमें श्रोता कविता यह दो कर्म है, बच्चे पुस्तक यह भी दो कर्म है और छात्रों संस्कृत यह भी दो कर्म है, अर्थात सुनाई, पढ़ाती है, पढ़ते हैं, यह द्विकर्मक क्रिया है। अब हम कुछ ऐसे वाक्य देखेंगे जिनसे हमें क्रिया के और रूपों का पता चलेगा। रामू स्कूल गया। प्रतिभा किताब पढ़ती है। मामा जी खाना खा रहे हैं। विभा कब आएगी। ऊपर के वाक्यों में गया, पढ़ती है, खा रहे हैं और आएगी यह शब्द क्रिया है, क्योंकि इसके द्वारा ही काम का बोध हो रहा है। इन क्रियाओं के मूल रूप हैं गा, पढ़, खा और आ। अर्थात गा से गया बना, पढ़ से पढ़ती बना, खा से खा रहे बना और आ से आई हुआ, आएंगी। अर्थात ये क्रियाओं का मूल रूप गा, पढ़, खा और आ है। अब देखते हैं कि इन मूल रूपों को क्या कहते हैं। क्रियाओं के इन मूल रूपों को धातु कहते हैं। धातु में ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ में ना लगा दिए तो पढ़ना, हो में ना लगाए तो होना। पढ़ और हो यह धातु है, मूल धातु। वाक्य में प्रयोग के समय क्रिया के मूल रूप में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे राम पढ़। दूसरा वाक्य लिखते समय लिखते हैं राम पढ़ता है। पढ़ इस मूल धातु का वाक्य में प्रयोग करते समय दो अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अब हम क्रिया के कुछ ऐसे रूप देखेंगे जिनमें उनका अर्थ छुपा है। वाक्य है मनोज पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है यह निश्चित है। मनोज पुस्तक पढ़ता होगा यह संदेह है। मनोज पुस्तक पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता यह शर्त है। मनोज तू पुस्तक पढ़ यह आज्ञा है। मनोज को पुस्तक पढ़नी चाहिए यह एक तरह से सीख या उपदेश भी कह सकते हैं। अच्छा ही है कि मनोज पुस्तक पढ़े। पढ़े यहाँ इच्छा का भाव हो रहा है। ऊपर के वाक्यों में पढ़ना क्रिया का अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है। इस तरह से अब हम देखते हैं कि क्रिया का अर्थ क्या है। क्रिया के अर्थ।
क्रिया की विधान करने की रीति को क्रिया का अर्थ कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से संदेह, शर्त, आज्ञा, उपदेश, इच्छा आदि का भाव प्रकट हो उसे क्रिया का अर्थ कहते हैं। क्रिया के अर्थ के आधार पर क्रिया के रूप। आज्ञार्थ, दूसरा है विध्यर्थ। आज्ञार्थ क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, आग्रह आदि का बोध हो उसे आज्ञार्थ कहते हैं। तू मेरे साथ चल। चल यह आज्ञा है। राम तुम बाजार जाओ, आज्ञा दी जा रही है। हमेशा सच बोलो, यह उपदेश दिया जा रहा है। आप मेरी बात सुनिए, यह प्रार्थना है। चल, जाओ, बोलो, सुनिए, ये सारी क्रियाएं आज्ञार्थ हैं। विध्यर्थ क्रिया के जिस रूप से कर्तव्य, अनुमति, सलाह या इच्छा का बोध हो उसे विध्यर्थ कहते हैं। तुम्हें नियमित कसरत करनी चाहिए। खिड़कियां खुली रहने दें। किसी का दिल ना दुखाएं। काश पेड़ भी चला करते। इन वाक्यों में करनी चाहिए, रहने दें, ना दुखाएं, चला करते, ये सारी क्रियाएं कर्तव्य, अनुमति, सलाह या इच्छा का बोध करा रही हैं। इन क्रियाओं को विध्यर्थ कहते हैं। अब तक हमने क्रिया के जितने रूप देखे उसे एक बार दोहरा लेते हैं। क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो हैं, अकर्मक, सकर्मक। सकर्मक के दो भेद हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। ये हो गए कर्म के आधार पर। दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद, आज्ञार्थ और विध्यर्थ। आज्ञार्थ पहचानेंगे जिसमें आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना और आग्रह हो। विध्यर्थ कर्तव्य, अनुमति, सलाह और इच्छा। इस तरह से हम क्रिया को आसानी से पहचान सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्रिया का एक भाग सीखा है। इसके बाद हम क्रिया की रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं वह जानेंगे अगले वीडियो में।